टू द शो इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको नज़र आएगा, आप उस पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दें एंड एज सून एज पॉसिबल आई विल गेट बैक टू यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अदनान बोल रहा हूँ न्यू कैसल से। मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैंने ये पूछ रहा था कि ये 7 ईयर कैटेगरी के बारे में कि मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ था, मगर वो 15 मंथ के लिए जब वो 6 मंथ का था तो वो पाकिस्तान चला गया था। तो क्या अब वो जब 7 ईयर का हो गया तो क्या उसकी वो जो 15 मंथ है वो पूरे करने पड़ेंगे? वो कोई मसला नहीं है। उससे 15 मंथ किस लिए गया था? वो सर मैं पाकिस्तान में था और मेरी वाइफ यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आई थी, तो इसलिए वो 15 मंथ के लिए पाकिस्तान गया था। ऑलराइट, मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। और जी अगला कोई सवाल आपका? हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो क्वेश्चन ये कि हमने क्या कहते हैं असाइलम किया था, तो अब मेरी हेयरिंग की डेट है, तो प्री असेसमेंट वो हमारी कुछ करना चाह रहे हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा था, प्री असेसमेंट में कोई 7 ईयर कैटेगरी वगैरह आती है जिसमें हमारे कुछ स्टे वगैरह मिल जाए? When you say pre-assessment, CMR की आप बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में कि वो मतलब एक तो कोर्ट की डेट आई है, उससे पहले उन्होंने कहा कि भाई मेरे वकील साहब बता रहे थे कि वो कोई असेसमेंट करेंगे और जी फिर जी, उसके बाद केस मैनेजमेंट रेजोल्यूशन। ठीक है, मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें, जहाँ तक बात है 15 महीने जो बच्चे ने बाहर गुजारे हैं, जारी बात है अगर आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर गुजारते हैं तो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एज़ फार एज़ एनी रेजिडेंसी इज़ कंसर्न्ड। तो वो अब मुझे नहीं पता जो 6 महीने 15 महीने उसने बाहर निकालने उस वक्त क्या सिचुएशन थी, बिकॉज द होम ऑफिस कैन टर्न अराउंड और कहें कि जी उसकी वजह से हम उस पीरियड को एक्सक्लूड करते हैं, बट वो आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। जहाँ तक इशू आता है, क्योंकि बच्चे को अभी आपके 7 साल की एज अभी हुई है, तो मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि होम ऑफिस का एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि लॉ में एक नई उन्होंने चीज़ दिसंबर 2012 से ऐड कर दी है कि बच्चे को 7 साल हो एंड इट विल बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। तो उसका आपको प्रूव करना है कि चाइल्ड कितना ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर कि जी जाके पाकिस्तान में सेटल नहीं हो सकता। और ये बड़ा रेलिवेंट उसमें बात आती है कि बच्चा तो पाकिस्तान ऑलरेडी होके भी आया है। अब होम ऑफिस क्यों ज़्यादा, जो मुझे आपको सुनने में आया होगा कि जी बहुत लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील में एक केस आया जिसमें जज ने एक बात बोली। जज ने कहा कि जी जिन बच्चों की उम्र 4 साल हो चुकी है और वो यहाँ 7 साल उन्होंने पूरे गुजार लिए उसके बाद, यानी कि उनकी उम्र अब 11 साल हो गई है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। बिकॉज पहले 4 साल तो बच्चे को समझ ही नहीं है कि वो किधर है, चाहे पाकिस्तान में हो, इधर हो, अमेरिका हो, लंदन हो, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग। तो उसकी वजह से होम ऑफिस अब ज़्यादातर एलिगेशन लगाता है कि जी आपकी बच्चे की तो उम्र अभी सिर्फ 7 साल हुई है, तो पहले 4 साल तो बच्चे को होश ही नहीं था वो किधर है। तो टेक्निकली 7 साल का बच्चा किस तरह इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाता है ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर। तो वो फिर आपका केस है कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। जहाँ तक आपने बोला कि जी CMR होती है, केस मैनेजमेंट की एक हीयरिंग होती है सब्सटेंसिव हीयरिंग से पहले, उसमें इशू रेस किए जाते हैं आपके लॉयर की तरफ से कि ये नुक्ते हम केस के अंदर उठाएंगे, यानी कि जैसे आपने असाइलम किया जी हम असाइलम करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन करेंगे, आर्टिकल 3 करेंगे, आर्टिकल 8 करेंगे, पैराग्राफ वो वाला करेंगे जो बच्चों का रूल है, और सेक्शन 55 करेंगे। ये 6 चीज़ें हम रेस करेंगे। वो फिर जज आगे से इन राइटिंग आप भेजते हैं, फिर जज आगे से कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। तो जहाँ तक बात आती है कि आया वो 7 साल रेज होगा या नहीं होगा, सारा डिपेंड करता है कि जो आप CMR के अंदर अपने ग्राउंड्स रेस करते हैं आपके लॉयर, वो पहले से इंडिकेट करेंगे कि इन सारी बेसिस के ऊपर हम इस केस को लड़ना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम नादिया है, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी आप पूछिए। जी थैंक यू सो मच। सर मेरे क्वेश्चन है कि मेरे रिसेंटली मेरा निकाह हुआ था पाकिस्तान में, तो सर मुझे अपने हस्बैंड को इधर बुलाना, जो कि सर हमने वकील ने बताया कि मैं सेविंग करके उनको बुला सकती हूँ, जो कि 62,500 समथिंग है। सॉरी थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही अभी थोड़ा। अभी सुन रही है सर? जी जी अभी बोलें दोबारा। सॉरी आपके वकील ने क्या कहा आपको? सोलिसिटर ने बोला कि 62,500 सेविंग हमारे अकाउंट में हो तो मैं अपने हस्बैंड को बुला सकती हूँ। जी 62,000। जी जी क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, तो फिर मैं उनको 80,600 नहीं शो करवा सकती, बिकॉज मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे को 2 छोटे बच्चे हैं। तो फिर मुझे बस ये पूछना था कि सर वो कितने महीने के लिए हमें अकाउंट में सेविंग करनी पड़ेगी, या हम सडनली अप्लाई कर सकते हैं फॉर
जस्ट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक मेरे अकाउंट में पैसे डाले मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से। ठीक है, और आपके दोनों बच्चे ब्रिटिश हैं पहली रिलेशनशिप से या नहीं? आपके हस्बैंड रिलेशनशिप से डिवोर्स हो चुका है। जी जी, मैं समझ गया। ठीक और है, मैं भी ब्रिटिश हूँ। ठीक है, वो तो मुझे समझ आ गया था। थैंक यू सो मच मैम। जो सेविंग्स होता है उन्होंने सही आपको फिगर बोला, बिकॉज अगर आपके बच्चे ब्रिटिश हैं तो उनका वो 3600 प्लस 28 या 26 जो भी है फिगर बच्चों का ऐड नहीं होता, तो बिल्कुल 62,500 है तकरीबन। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, उस कैलकुलेटर मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो 6 महीने तक आपने अपने अकाउंट में रखने हैं। तो अगर वो नेक्स्ट वीक पैसे आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन मेक द एप्लीकेशन। बट एट द सेम टाइम अगर पैसे उनके पास भी पड़े हुए थे और वो पैसे 6 महीने से पड़े हुए थे, तो यू कैन स्टिल लुक इनटू दैट। तो वो मुझे नहीं पता उनका सोर्स ऑफ इनकम किधर से, क्या इधर वो कोई जायदाद बेच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे पूरे कर रहे हैं फिर आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, तो फिर तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। बट अगर उनके भी अकाउंट में 6 महीने से पड़े हुए थे तो यू कैन लुक इनटू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, फोन जब बंद करूंगी ना प्लीज मुझे तसल्ली से जवाब दें, क्योंकि मैं आवाज बिल्कुल ही आपकी धीमी आ रही है। ओके, आप फोन रख दें, मैंने अभी जवाब दिया था, मैं दोबारा दे देता हूं आपको। थैंक यू मैम। मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, थॉट आप सुन रही थी, आई डू अपोलोजाइज। मैंने ये अर्ज़ किया था कि क्योंकि आपके बच्चे ब्रिटिश हैं तो वो कैलकुलेशन में नहीं आते, उसको साइड पे रख दें। आपको बिल्कुल 62,500 का आई थिंक एस्टिमेशन बनती है, बिकॉज मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं, फॉर्मूला मुझे पता है, बट रफली इतना ही बनता है। वो 6 महीने तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो अगर आपके हस्बैंड वो पैसे अभी डाल रहे हैं तो 6 महीने तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन अगर हस्बैंड के अकाउंट में ऑलरेडी ये पैसे पड़े हुए थे तो यू कैन लुक इनटू दैट कि आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से वो पैसे पड़े हुए थे। लेकिन अगर वो कुछ जायदाद बेच रहे हैं और फिर उन्होंने पैसे पूरे किए, कुछ बहुत बड़ी रकम है, देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने तक आपने अकाउंट शो करना है। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं सिर्फ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन सर पूछना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मैंने 7 साल की पॉलिसी में एप्लीकेशन दी थी 2015 में, तो 2015 स्टार्टिंग में दी थी जनवरी में। तो सर वो मेरा केस उस वक्त रिफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने मुझे कोई राइट ऑफ अपील नहीं दिया था उस वक्त जी। तो फिर मेरे सॉलिसिटर ने मुझे ये गाइड किया कि अभी आपका बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा ना इसको बड़ा होने दो, तो फिर दोबारा देखते हैं। तो फिर उन्होंने सर उस वक्त बजाय उसको रिव्यू करने के मुझे फ्रेश एप्लीकेशन मेरी डाल दी। ठीक है। तो सर फ्रेश एप्लीकेशन चलती गई 1.5 साल हो गया, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने सॉलिसिटर से बात की कि अब तो काफी टाइम हो गया, मेरी बच्चा अब 9 साल का हो गया। तो मैंने उसको बोला कि अब दोबारा मुझे क्या करना है। तो उन्होंने सर रिमाइंडर डाल दिया होम ऑफिस में। तो रिमाइंडर के बाद फिर मुझे उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए अब कॉल कर दी कि तुम रिपोर्टिंग करो। तो आपका सवाल क्या है? ये मेरा सवाल सर ये कि जो ये फ्रेश एप्लीकेशन मेरे सॉलिसिटर ने की थी, ये होम ऑफिस उसका जवाब देंगे या नहीं? अच्छा, और अगला दूसरा सवाल क्या है आपका? जी, दूसरा सवाल ये था कि मुझे अब बच्चों को 7 साल हो गए, तो तकरीबन 9 साल हो गए सर, तो मुझे आए हुए 10 साल हो गए पूरी फैमिली को। तो अब हमारा कुछ चांसेस है इसमें जल्दी? आपके बच्चे इधर पैदा हुए थे? जारी बात है कि 10 साल हो गए फैमिली को आए हुए। जी, इधर ही पैदा हुए, मेरे दोनों बच्चे इधर ही पैदा हुए। अली भाई, जो भी मैं आपको बात बताने लगा हूं ना, उसको गौर से सुनिएगा। जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी मेहरबानी अली भाई। ओके अली भाई, पहले मैं आपको 2-3 ज़रूरी बातें बता दूं और फिर एक आप बहुत बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात है, शायद आप शो शुरू से देख रहे हो कि होम ऑफिस के एटीट्यूड में चेंज आया। पहले मैं आपको एटीट्यूड समझा दूं ताकि लोगों को समझ आए, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 7 साल के बहुत केसेस जमा होते हैं। जुलाई 2012 में जब ये लॉ आया तो उस वक्त सिर्फ एक लाइन थी कि जी बच्चे को 7 साल हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स का क्या स्टेटस है। धड़ाधड़ एप्लीकेशनें गई, होम ऑफिस परेशान हो गया कितनी ज़्यादा एप्लीकेशनें किधर से आ गई, बिकॉज वो खुद उनको नहीं पता था कि कितने लोग बच्चे लेके यहाँ 7 साल से बैठे हुए हैं। बल्कि यहाँ तक जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे थे उन्होंने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया इस रूल के तहत। तो होम ऑफिस ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और होम ऑफिस एक बात याद रखें कि जिस तरह कानून डेवलप होता है, वो हालात देखते हैं, उस तरह सख्तियाँ करनी शुरू हो जाते हैं। तभी दिसंबर 2012 में आके उन्होंने एक लाइन बीच में ऐड कर दी कि बच्चे को 7 साल हो एंड इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। तभी जिन लोगों ने शुरू में केस डाले धड़ाधड़ लगे, एंड लोग कहते जी अब हमारे रिफ्यूज़ की ओर है। एक और वजह भी है कि एक तो अनरीजनेबल वाला टेस्ट आ गया, फिर कोर्ट ऑफ अपील में केस आया जिसमें एक जज ने ये बोल दिया कि ये नहीं कि 7 साल
है, ठीक है, अगर 7 साल बच्चा यहाँ है तो अनरीजनेबल का टेस्ट है, लेकिन अगर किसी बच्चे की उम्र 4+7 है यानी कि 11 साल का हो गया तो जी उसका तो केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज पहले 4 साल के बच्चे को क्या समझ के वो किस सोसाइटी के अंदर बड़ा पैदा हुआ है, किस तरह बड़ा पला हो रहा है। तो होम ऑफिस ने उस चीज़ को गलत तरीके से ले लिया। वो अब जो लोगों के बच्चे यहाँ पैदा होते हैं और उनको 7 साल पूरे होने लगे हैं, वो उनको ज़्यादातर रिफ्यूज़ कर देते हैं कि जी बच्चे को पहले 4 साल तो कुछ पता ही नहीं था और कोई ऐसा अनरीजनेबलनेस नहीं है, वो पेरेंट्स के साथ वापस जा सकता है। तो हुआ ये आपके साथ, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, कुछ अक्सर लोगों को कह रहे हैं। बिल्कुल आपके लॉयर ने ठीक है, वो जारी बात है, रादर देन के आपका कोई स्टेटस ना हो, मतलब कोई एप्लीकेशन ना, उन्होंने फ्रेश क्लेम डाला, जिस मर्जी बेसिस पे डाला। मुझे जो अली भाई समझ नहीं आ रही कि आप क्यों बोल रहे हैं कि जी होम ऑफिस को रिमाइंडर डालें, उसकी वजह पहले गौर से सुने। इस पॉलिसी है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कि अगर आपका बच्चा इस कंट्री में पैदा हुआ है और उसको यहाँ 10 साल हो जाएं तो आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन उसकी अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे आपके इधर पैदा हुए हैं, जब उनकी 10 ईयर्स एज हो जाएगी तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन कर सकते हैं टू बिकम ब्रिटिश सिटीज़न। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो पॉलिसी में देखने में आया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसे बच्चों को पासपोर्ट दे रहे हैं। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों को 9 साल, जिस तरह आपने बोला 10 ईयर्स पूरे हो गए, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी बच्चे की, ब्रिटिश पासपोर्ट बन गया, आपका केस तो ऑलरेडी किसी और तरफ निकल जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करके कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्या उसको कहते हैं, उनको ये बोलने के लिए कि जी रिमाइंडर भेजें, जल्दी करें। आप सुकून से बैठें, उनको बोलें जी जितना आपने टाइम लगाना है लगाएं, बिकॉज़ आपका जो असल चीज़ का वेट कर रहे हैं वो ये वेट कर रही हैं कि जी मेरे बच्चे को 10 ईयर्स हो जाए ताकि वो एक और कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो जाए ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, बिकॉज वो एक पॉलिसी है। जहाँ तक बात है कि जी फ्रेश क्लेम का जवाब देंगे या नहीं, डज़ नॉट मैटर, बिकॉज कानून बोलता है कि एक दफ़ा आपने फ्रेश क्लेम डाल दिया, वो आपको इस कंट्री से रिमूव ही नहीं कर सकते जब तक फ्रेश क्लेम का जवाब ना दें। तो अगर ना भी दें, आप आराम से बैठें, आप तो 10 साल का वेट कर रहे हैं, आपको क्या शौक है कि आप उनको बोलेंगे जी जल्दी से जवाब दें। तो वो बड़ा ज़रूरी है। तभी मैं कहता कि सुकून से मेरी बात को सुने। मेरे ख्याल से आपके लॉयर ने भी शायद ये बात आपको समझाई हुई, आपको समझने में थोड़ी गलती हुई हो, लेकिन इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे जवाब दो जवाब दो जवाब दो। नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि किस तरह जो बच्चे मेरे इधर पैदा हुए हैं उनके 10 ईयर्स पूरे हो जाएँ ताकि मैं उनकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकूँ। होपफुली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको ब्रिटिश पासपोर्ट दे दे बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और फिर मैं अपना केस आगे परस्यू करूँ। विश यू ऑल द बेस्ट अली, थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो जी, जी मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, अपना सवाल पूछिए। जी मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, अपना सवाल पूछ लिए आप। अच्छा सर, हेलो हेलो, मैं सुन सकता हूँ आपकी आवाज़, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए रिसेंटली अप्लाई किया था विजिट फैमिली के लिए, विजिट के लिए। सॉरी आपकी लाइन कट गई, आई डू अपोलोजाइज। आई नो आप थोड़ा सब्र से वेट करते हैं। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मुझसे रब्ता करना है, ईमेल आता है, आप उस पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेजने, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा टाइम लगा के जवाब देता हूँ, बिकॉज आई एम रियली अप्रिशिएटिव कि आप इतना टाइम निकाल के शो देखते हैं, कॉल करते हैं। तो अगर मैं किसी की कॉल नहीं ले सकता या कोई केस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उनको रब्ता करना पड़ता है, तो इसलिए वो ईमेल आती है। बट इन एनी इवेंट अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, जो आप 7 ईयर्स के बेस पे उसका जो आंसर आप दे रहे हैं, अच्छा, लेकिन इसमें शायद यू नो मोर देन अस थिंक कि अभी 3-4 महीने पहले हाई कोर्ट से भी डिसीजन भी तो आ चुका है कि जिसमें हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो बच्चे यहाँ पे 7 साल हो जा रहे हैं उनको पेरेंट्स के साथ स्टे दिया जाए, रिगार्डलेस के पेरेंट्स का स्टे है या नहीं। आई थिंक यू मस्ट नो अबाउट इट, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। जी बिल्कुल, मैं अर्ज कर देता हूँ। मुझे बताया जा रहा है कि आंसर दें आफ्टर ब्रेक, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ब्रेक थोड़ी खींच दी थी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं उस पर भी आता हूँ, क्योंकि वो भी होम ऑफिस ने एक बीच में हरकत करनी शुरू कर दी थी, उसकी वजह से ये कोर्ट आर्टिकल 8 का केस आया था। मैं उस पर बात करता हूँ आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच, आई सी यू ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रेक।